तो प्रकाश संश्लेषण का सारा प्रोसेस जो होता है इस क्लोरोफिल के अंतर्गत होता है, इसलिए इस क्लोरोफिल को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। और ये इससे जो प्रोडक्ट निकलता है यानी ग्लूकोज का जो निर्माण होता है अभिक्रिया के द्वारा, वो आपका ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा है एक नली, जिसको कि आप लोग फ्लोएम बोलते हैं। ये फ्लोएम का दिशा जो है कि पत्ती से पूरा शरीर में होता है, तो इसका दिशा जो है कि पत्ती से कुछ ऊपरी हिस्सा में भी हो जाता है, कुछ नीचे, यानी इसका जो दिशा होता है वो ऊपर नीचे दोनों साइड होता है। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष बात कि पत्ती में जो है कि आपका रंध्र भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो पत्ती आपका अंग हुआ, रंध्र और क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है ये उसका अंगक हो गया। जैसे हम लोग का अंग, पूरा शरीर हम लोग का अंग हुआ। अब अंगक क्या होगा? अंगक होगा हम लोग का हाथ, पांव, ये सब हम लोगों का क्या हो गया? अंगक हो गया। तो अंग और अंगक ये आप लोगों का सवाल में पूछा जाता है, सवाल जनरेट होता है इस प्रकार से। इसको इसलिए मैं इसे जो है कि अलग से दिखा दिया। और एक चीज आपको नोट ये करना होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरत यहां देख सकते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा आपका जल का, तीसरा आपका क्लोरोफिल का, चौथा आपका सूर्य के प्रकाश का। ये चारों चीजों की जरूरत होती है। जिस प्रकार के मनुष्य के शरीर में नस होता है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इसीलिए भोजन तथा जल और खनिज लवण के सर्कुलर संवहन के लिए एक नली पाया जाता है जिसको कि हम लोग जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। इन जाइलम फ्लोएम को संयुक्त रूप से जो है ना संवहन बंडल बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जाता है? संवहन बंडल। तो यहां तक मेरे ख्याल से नोट ये आप ध्यान में रखिएगा। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा बना हुआ ग्लूकोज का संवहन होता है। ग्लूकोज हर दिशा में जा सकता है पौधे में, और जल जो है कि हमेशा जड़ से पत्तियों की ओर दिशा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का सारा प्रोसेस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसलिए आपको चाहिए कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें होने वाली घटना को विशेष रूप से समझे। इसलिए मैं इसको इधर बाइफोर्गेट दिखा रहा हूं। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका जो है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं आप, ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो अंडे जैसी आकृति वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में जो है कि ये थैलेनुमा आकृति होती है, एक के ऊपर एक चपटीनुमा आकृति होती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। इस थैली में ही एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। ये पिगमेंट जो है ना आपका बहुत से तत्वों से मिलकर बना होता है। ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इस प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें से मुख्य भूमिका मैग्नीशियम है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक आपका धातु है, और आपको पता है कि धातु, जैसे आप लोहा भी धातु है, लोहा आपको पता होगा कि लोहा हीट को अवशोषित कर सकता है। अर्थात लोहा को अगर आप चूल्हे पर धर दें तो वो टेम्परेचर को इतना अवशोषित कर सकता है कि आप उसे छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम भी एक धातु है जो कि इस क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो वो मैग्नीशियम के कारण ही, मैग्नीशियम ही सूर्य के प्रकाश को एक्सेप्ट कर पाता है, उसके हीट को अवशोषित कर पाता है। और इस हीट को, यानी कि मैग्नीशियम जब हीट को अवशोषित कर लेता है तो ये ग्रेना एक विशेष टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है। इसका ताप 100 डिग्री प्लस हो जाता है सेल्सियस। तो ये ग्रेना में जो अधिक ताप हो जाता है, अब ये जो जल के कण, ये आप देख सकते हैं जल के कण को मैं एक्स से दर्शाया हूं। ये संवहन नली द्वारा जो है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब पहुंचता है और ये जल के कण जैसे ही इस ग्रेना के साथ संपर्क में आता है तो ये इसका जो बॉन्ड होता है, H2O का जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड इस प्रकार का होता है। कुछ ये H2O कुछ इस प्रकार का बॉन्ड होता है। ये आपका जो टूट जाता है वो H और OH समूह में टूट जाता है। अर्थात ये जल के कण जैसे ही ग्रेना के टच में आता है, इसके जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये भी आपका गैसीय रूप, यानी लिक्विड से ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये धीरे धीरे गैस में जाकर यहाँ पर H और OH ये गैसीय अवस्था में ऊपर आने लगता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस प्रकार के होता है। ये कुछ इस प्रकार का बॉन्ड होता है। अर्थात ये H आता है और इसके बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है।
आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण 2 फेज में हो रहा होता है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण 2 फेज में होना यहाँ समझ सकते हैं आप कैसे, कि ये जो ग्रेना है, ग्रेना को हीट होने में जो प्रकाश की सहायता लगता है, बस वहीं तक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। अब ये जल के अणु टूटते हैं और ये टूटकर, यानी कि जैसे ही जल के अणु उसमें सटेंगे उसका हीट को ऑब्जर्व करेगा और ये टूट जाएंगे, ये विचलन अवस्था में आएंगे और ऊपर आएंगे, और ये जैसे ऊपर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को तोड़ने का काम करेगा। तो प्रकाशीय अभिक्रिया यहीं तक है, सिर्फ जल के अणु तोड़ने तक। उसके बाद अगर इस पत्ती को प्रकाश नहीं भी मिले तो आगे का रिएक्शन होगा ही होगा। आगे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके इस डबल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, फिर डबल बॉन्ड को तोड़कर ये श्रृंखला बनाने लगते हैं, कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज का श्रृंखला बनाते हैं। मैं पूरा रिएक्शन नहीं बता पाऊंगा, वो इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि आपको रिएक्शन से मतलब भी नहीं होना, आपको सिर्फ वो जो ग्लूकोज का निर्माण कैसे हुआ वो रिएक्शन की जरूरत है, वो निर्माण हुआ कैसे इसका आपको कोई जरूरत नहीं है। इसे आप सीखेंगे 11th-12th में सीखेंगे, जब आप साइंस लेंगे, बायोलॉजी रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो है ना, ये जो सबसे पहले जो जल को यहाँ जो ग्रेना से जो हिट था वो जल के अणु को तोड़ने में काम आया। अब इसमें एक विशेष प्रकार का, जल के अणु में एक विशेष प्रकार का उष्मा संचित हो गया, और ये जो उष्मा संचित हुआ इसका परिणाम ये हुआ, ये फिर इस उत्तेजनशीलता को कम करने के लिए आकर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को तोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को तोड़ा तो वो भी उत्तेजनशील अवस्था में हुआ। वो अपने उत्तेजनशीलता को कम करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर एक नया श्रृंखला का निर्माण किया। ये जो नया नया बॉन्ड बन रहा होता है कार्बन कार्बन के बीच, वो ऊर्जा इसमें शिफ्ट हो जाता है। जब हम जंतुओं के पोषण पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो ऊर्जा, फिर ये जो बॉन्ड टूटता है वो फिर से कैसे हमको वही एनर्जी वापस करता है जो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी अवशोषित किया था कि क्लोरोफिल। तो इसमें कितना, इसमें 2880 किलो जूल ऊर्जा संचित होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सवाल में आ सकता है, वो ये है कि ये जो ग्रेना होता है ना, इसमें जो पिगमेंट होता है उसमें आपका 2-3 कलर का पिगमेंट पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो है कि हरा कलर का होता है, और इसलिए है, और हरा कलर जो है ना लाल प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा आपका लाल प्रकाश में होगा। कुछ थोड़ा बहुत पिगमेंट जो है कि रेड कलर में पाया जाता है, और वो नीला प्रकाश को, यानी सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपका लाल प्रकाश में, फिर थोड़ा नीला प्रकाश में, और हल्का सा पिगमेंट जो है कि आपका पीला कलर में होता है, और ये जो है कि ये आपका बैंगनी कलर को अवशोषित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण मात्र 3 कलर में ही पॉसिबल हो पाता है, एक लाल कलर, एक नीला कलर और एक बैंगनी कलर। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होगा वो आपका लाल कलर में होगा, सबसे उससे थोड़ा कम नीला कलर में, सबसे कम जो होता है वो बैंगनी कलर में। यानी सूर्य के प्रकाश में 7 कलर में से मात्र 3 कलर में ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पॉसिबल है, और किसी में भी जब सूर्य डूब रहा होता है ना तब भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, मात्र 2% हीट की जरूरत होता है इसको। तो यहां पर देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया 2 फेज में। एक तो आपका सिर्फ जल तोड़ने के लिए ही प्रकाश की जरूरत है, उसके बाद जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है, फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो पौधे प्रकाश में भी कर सकते हैं वो प्रक्रिया, और अंधेरी रात में भी कर सकते हैं, लेकिन जल के अणु टूटे होना चाहिए। और अंधेरी रात में भी कर सकते हैं और प्रकाश में भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है ना अप्रकाशिक अभिक्रिया नहीं कर सकते। ये दोनों फेज में है, प्रकाश में भी हो सकता है और अंधेरी रात में भी हो सकता है। क्लियर ना? तो प्रकाश संश्लेषण 2 फेज में, एक प्रकाशीय फेज क्या है, सिर्फ जल के अणु तोड़ने के लिए आवश्यक है। क्लियर? प्रकाशीय फेज सिर्फ जल के अणु तोड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आप अभी देखें, इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी हो, यानी प्रकाश ये जो जैव प्रक्रम है हम लोग 3 भागों में बांटेंगे और 3 कॉन्सेप्ट मात्र पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। A to Z